हेलो हेलो प्यारे व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसम. लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, देखो आप पहले तो सॉरी बोलना है अगर आपने ये लास्ट वाला टॉपिक देखा होगा इसका, जो अभी तक अपलोड किया जा चुका था. ये क्या नाम है ये चैप्टर का, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो पार्ट 2, आई थिंक पार्ट 3 था, जो अपलोड किया जा चुका था. तो वो हाफ में थोड़ा सा था, फिर आप हाफ में ही रुक गया था, तो उसकी वजह से फिर ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे. तो हमने सिर्फ इतना ही उसमें डिस्कस करा था. तो अभी हम आगे से स्टार्ट करते हैं. ओके, हाँ ओके. देखो आप क्या देख रहे हैं? जो लिखा है वो देख रहे हैं. चलो ठीक है. ओके, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो वही थोड़ा सा देख लेते हैं. हमने पढ़ रहे थे कि भाई जो राष्ट्रपति हैं उनके पास किस तरीके की पावर है. हमने उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स देखी थी थोड़ी सी, और वो लीगल पावर्स देखी थी, कानूनी शक्तियाँ भी देखी थी हमने. और बस ये देखी थी. और कल हम क्या कर रहे थे? कल मतलब जो हमारा ये पिछला वीडियो था, उसमें अगर आपने वो देखा होगा तो उस वीडियो में हम कर रहे थे फाइनेंशियल पावर्स के बारे में कर रहे थे. और फाइनेंशियल पावर हमारी थोड़ी सी हो गई थी. अब यहाँ से हम थोड़ा सा करते हैं. ओके, अभी यहाँ से मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी पढ़ाना, मतलब समझाना. ओके, चलो देखिए. अभी चलो ठीक है, अभी ठीक हो गया. अभी ब्लर था ना थोड़ा सा. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल का यही है. तो ये क्या बोलता है? वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है. देखो, ये तीनों की तीनों जो पावर हैं वो राष्ट्रपति के पास है. जैसे कोई भी कानून है ना, कोई भी कानून या कोई भी बिल जब संसद में पेश करा जाता है, वो पास होने के बाद संसद में, लोकसभा हो गई या राज्यसभा हो गई, वहाँ पे पास होने के बाद राष्ट्रपति के बाद जाता है. जब राष्ट्रपति उस बिल पे साइन कर देते हैं, उसके बाद कोई भी कानून बनता है. ओके, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कोई भी कानून है, कोई भी कानून लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के बाद पास जाता है, ठीक है. ये देखो, ये कौन सी वाली पावर हो गई? ये एक तरीके से वो वाली पावर हो गई. अगर ये विधेयक की बात कर रहे हैं ना, तो विधेयक मतलब कोई भी कानून या बिल, जो भी वो बिल पास कर रहे हैं या एक्ट पास कर रहे हैं, वहाँ पे बिल उसमें संसद में पास किया है सरकार ने, वो फाइनेंशियल विधेयक होना चाहिए. फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल से चीज़ें होंगी, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई विधेयक होगा, कानून होगा. तो वो जब इसके पास जाता है ना, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है? सबसे पहले तो वो क्या कर सकता है? इसे स्वीकृति दे सकता है. स्वीकृति कैसे दे सकता है? सिंपली साइन करके, मतलब साइन करेगा और दे देगा. ओके, सिंपली साइन करेगा और दे देगा. अब सेकंड पॉइंट की बात करें. सेकंड पॉइंट वो क्या कर सकता है? इसको सुरक्षित रख सकता है. सुरक्षित रखने का मतलब पता है क्या होता है? और जब कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है ना, तो पहला तो वो कि भी साइन कर दिया उसने और वो बिल पास हो गया और कानून बन गया. ठीक है, जो भी करना चाह रहे. सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड में बोला है कि भाई अगर जो राष्ट्रपति के पास एक ऐसी भी पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, कोई बिल आया है संसद से, लोकसभा या राज्यसभा से, राष्ट्रपति ने उस बिल को पढ़ा, अब उसे लगा कि भाई ये ठीक ठाक नहीं है, ये बिल नहीं पास होना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? इस बिल को ना अपने पास ही रख सकता है. हाँ, वो जो भी पर्चा आया है उसको अपने पास रख सकता है, वो वापस भी नहीं भेजता. तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कोई भी विधेयक वो वापस भी नहीं भेजता. और थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि अगर उसे लगता है कि भाई हाँ, ये एक दो पॉइंट ठीक है, ये एक दो पॉइंट अगर हट जाए या ऐसा हो जाए तो ये फिर ठीक है, हो जाएगा, तो उसके लिए वो क्या कह देगा कि भाई वो बिल को वापस भेज देता है. संसद कहता है कि भाई इस पर दोबारा से एक बार विचार किया जाए, तो इसको एक बार और देखा जाए. समझ रहे हो? इसको एक बार और जांच करा जाए, फिर भेजा जाए, तो फिर तो वापस भेज देता है. तो ये तीन तरीके की पावर राष्ट्रपति के पास होती है. इन लाइनों में सिर्फ यही बोला है. तो ये जो उपयुक्त स्थितियों के आधार पर ही राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में निम्न वीटो शक्तियाँ कही जा सकती हैं. वीटो शक्तियाँ, देखो, वीटो
मतलब ये जो है ऊपर की, देखो बेटे ये इसमें ना कुछ भी नहीं है। देखो अभी जैसे हमने यहाँ पे एक पढ़ा ना थोड़ा सा, तो वो ये इनमें दिया हुआ है। इनमें बोला है कि भाई एक वीटो वीटो पावर जैसी होती है। जैसे अगर आपने 10th या 12th में अगर ये पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी पढ़ी होगी ना, सामाजिक विज्ञान, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई जो वीटो पावर दी हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका है, सॉरी अमेरिका नहीं, यूएन है संयुक्त संघ, हाँ वैश्विक संघ है एक, इसमें विश्व के सारे देश लगभग देश शामिल हैं। ठीक है, तो उनमें है ना 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर दी हुई है। समझ रहे हो, वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिसमें जैसे 5 सदस्य हैं, अगर कोई बिल पास करना है, कोई मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ लानी है, कोई फैसला है या कुछ चीज़ है वो हमें पास करना है, तो उस पे पाँचों के पाँचों सहमत होने चाहिए। वोटिंग होती है ना, तो ये पाँचों के पाँचों जब उसको हाँ बोलेंगे तब वो पास होएगा। अगर इन पाँचों में से एक ने भी इसको ना बोला तो ये ना मतलब ये पास ही नहीं हो सकता। वो एक पावर हो गई ना कि भाई वीटो, अगर एक ने भी ना बोला तो ये बिल पास नहीं हो सकता। चाहे भले ही देखो आज के टाइम पे अगर देखें ना, तो यूएन में हमारे 193 कंट्रीज़ हैं, 195 या 3 के अराउंड हैं उसमें यूएन में कंट्रीज़। अगर ये सारे के सारे भी इसको कहते हैं कि हाँ ये पास हो जाए, लेकिन अगर ये स्पेशली जो 5 हैं, अगर इन 5 में से एक ने भी बोल दिया ना, तो वो बिल पास नहीं हो सकता। तो वो उस शक्ति को, उस तरीके की जो शक्ति है वो उसे बोलते हैं वीटो पावर। और अगर हम वीटो पावर की बात भी करें तो किन किन देशों के पास है? चाइना, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन मतलब जो इंग्लैंड है वो उसके पास, और एक और कंट्री है, कौन सी वाली कंट्री है, शायद मुझे जर्मनी है, एकदम कन्फर्मली नहीं आ रहा है मुझे, शायद जर्मनी है। तो आपको अगर करेक्ट पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ओके, अब जब भी देखूंगी, जब आप देख रहे हो इस वीडियो को, क्या पता कब देख रहे हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, हाँ, तो चलो वीटो पावर आपको वो तो पता चल गया ना, वीटो पावर क्या होती है, इसका क्या महत्व है। तो इसी तरीके से इसी तरीके के सेम मतलब इसी तरीके वाली नहीं, सेम टू सेम मतलब थोड़ी बहुत मिलती जुलती ऐसे ही राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति को भी दी हुई है। तो ये 3 तरीके की वीटो पावर्स मानी जाती हैं, ये एब्सोल्यूट, सस्पेंशन वाली और पॉकेट वीटो। देखो ये एब्सोल्यूट होता है पूर्ण वीटो, सस्पेंशन होता है निलंबनकारी वीटो, और जेबी वीटो होता है जेब में रखने वाली वीटो। ओके, देखो एब्सोल्यूट होता है पूर्ण तरीके से। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसी पारित विधेयक को अनुमति ना देना, मतलब कोई भी विधेयक है, विधेयक मतलब कोई भी कानून है या कोई बिल है जो संसद में पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ और इसके पास आया, राष्ट्रपति के पास आया, तो वो पूर्ण तरीके से पूरी तरीके से उसको क्या कर सकता है, सस्पेंड मतलब पूरी तरीके से उसे वो कर सकता है, नेग्लेक्ट कर सकता है कि भाई इसे क्या करना है, इसे पास करना ही नहीं है, ये जो है ये पास करना ही नहीं है। तो वो हो गया पूर्ण वाला। और सस्पेंशन मतलब वो जो हमने अभी नहीं पढ़ा था, कुछ टाइम के लिए वो या पुनर्विचार के लिए भेज देता है, या तो वो ऐसे इस तरीके से ऑर्डर दे देता है कि भाई आप कुछ समय के लिए रुक जाइए, जैसे ये जो बिल आप पेश कर रहे हैं अभी ना पेश करके इसको बाद में कुछ समय बाद पश्चात करिए, वो एक सस्पेंशन वाला हो गया। और जेबी वीटो में होता है, जेबी वीटो में देखो एब्सोल्यूट वाले में उसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से मना कर दिया कि भाई इसको क्या करेंगे, इसको पास करना ही नहीं है। सेकंड जो निलंबन वाला में कुछ समय का टाइम दे दिया कि भाई इसको कुछ समय तक रखिए, कुछ समय बाद बात करेंगे इसमें, ये जो मुद्दा है ये ये जो है इस पे बाद में बात करेंगे, तो ये बोल देता है। और अगर थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन जेबी वीटो कहलाता है। जेबी वीटो मतलब वो जेब में रख लेता है, सीधा कोई चीज़ है, ये कानून गया, इसको लेकर उसने अपने जेब में रख लिया, बस अपना काम करो, संसद वालों को बोल दिया अपना काम करो, अब ये नहीं मिलने वाला तुम्हें, तो ये वो वाला हो गया।
मतलब अभी देखो इसमें आया था ना एक पॉइंट, ये कुछ नहीं, देखो यही है ना, ये इस इन्हीं को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताया और कुछ नहीं। अब देखो हमारी क्या क्या हो गई, अगर हम राष्ट्रपति की क्या बात करें, राष्ट्रपति की अगर हम वित्तीय शक्तियों की बात करें, फाइनेंशियल पावर्स की बात करें, तो कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर होगी। सबसे पहले तो वो बजट पेश करवाता है। वित्तीय बजट जो होता है वो साल में जब भी टाइम होता है तो उस टाइम पर पेश करवाने के लिए बोलता है संसद को। और अगर कोई भी कानून है जो वित्त से संबंधित है, वो कानून भी कानून अगर राज्यसभा या लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन। दूसरा हो गया, थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट आकस्मिक निधि है, उस पर कंट्रोल रखता है। आकस्मिक निधि एक कॉन्टीजेंसी फंड होता है जिसमें से जब कोई देश में इमरजेंसी का टाइम होता है तो उस फंड में से पैसा निकाल कर सरकार को देता है। ओके, 3 पॉइंट ये हो गए यहाँ पे ये। और फिर जो हमने ये लास्ट में पढ़े, अगर कोई धन विधेयक होता है तो धन विधेयक उसमें संसद में पास वास किया जाता है, तो मतलब 3 पावर्स इस तरीके की होगी। या तो उसको वो स्वीकार कर लेगा, या उसे सुरक्षित कर लेगा, मतलब उसे मतलब सुरक्षित मतलब वो पॉकेट वाला जो था पॉकेट में रख लेगा, या पुनर्विचार के लिए भेज देगा। यहीं पर इनको डिटेल में थोड़ा सा करा हुआ है। ओके, ये सारी पावर्स क्या हो गई। अभी अभी देखो जो जो पॉइंट्स में मैंने बोला ना, थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ें वही हैं। अगर आप उनको अगर अपनी नोट्स वगैरह या कोई भी कॉपी है उसमें अगर आप ये पॉइंट्स को भी लिख लोगे ना, और इन्हीं को अगर मेंशन करोगे, वो भी सफिशिएंट है। ओके, हाँ, तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्या। चलो यहाँ से हो गया। अभी नेक्स्ट 4th नंबर की है न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स। न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं। न्यायिक शक्तियाँ होती है, देखो न्याय क्या होता है। न्याय होता है अभी कोई भी चीज़, देखो ब्लर हो दिख रहा होगा, 1 मिनट। हाँ, अभी थोड़ा ठीक है, अभी ठीक है। ये कभी कभार हो जाता है। देखो ये क्या होते हैं, ये सिंपली वो होते हैं कि भाई जैसे न्याय मतलब क्या होता है। न्याय मतलब होता है कि भाई जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स मतलब जो हमारी अदालतें होती हैं, या तो जिला अदालत हो गई, उच्च अदालत होती हैं, है ना, जो राज्य अदालतें होती हैं जिन्हें हाई कोर्ट्स बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट्स हो गई। ये क्या करते हैं, ये न्याय दिलाने का ही तो काम करती है ना। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाता है तो वो यहीं पर जाते हैं ना, न्यायालय में जाते हैं, फिर वहाँ पर उस पर फैसला किया जाता है। मतलब जो दोषी होता है उसको सजा दी जाती है, और जो निर्दोष होता है उसको न्याय मिल जाता है एक तरीके से। तो न्यायिक काम हो गए ना। तो ऐसी सेम टू सेम इसी कुछ न्यायिक पावर्स भी राष्ट्रपति को दी हुई हैं कि भाई राष्ट्रपति भी न्याय में न्यायिक चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल जो ये है ना 72 72 आर्टिकल 72 है वो, उसमें हाँ अनुच्छेद 72 में हमारी जुडिशियल पावर्स दी हुई हैं राष्ट्रपति की। ओके, तो और अभी यहाँ पे जो दी हुई हैं वो हम पढ़ लेंगे थोड़ी थोड़ी। देखो किस तरीके की पावर्स हैं, चलो अभी देख ही हैं किस तरीके की पावर्स हैं। जैसे ये यहाँ से करें ना, कुछ मतलब कुछ पावर्स दी हुई हैं, और इन पावर्स पर है ना, इन जो भी ये न्यायिक पावर है, इन न्यायिक पावरों पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि जो कोर्ट्स है ना, कोर्ट होती हैं, जो अदालतें हैं, अदालतें भी उस पर पाबंदी नहीं लगा सकती। ओके, तो वो ही देखते हैं कुछ विशेष तरीके की। जैसे ये दे रखा है मृत्यु दंड के मामलों में, मृत्यु दंड के मामले हो गए। और देखो इधर मृत्यु दंड माफ़ करने के, दंड में कमी करने के, या उसे नर्म करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखो इस तरीके की उसे न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। अभी इन्हीं को है ना यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। ओके, वो भी हम अभी पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट ये क्या लिखा हुआ, जिनको किसी अपराध के लिए न्यायालय ने विविध दंड दिया हो, या उन सभी, यहाँ पे कुछ नहीं बोला हुआ है। यहाँ पे ये बोला हुआ कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो अगर कोई अपराध कर देता है ना, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और न्यायालय क्या करता है, न्यायालय जो कोर्ट होती है, कोर्ट सजा सुना देती है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है उसे। फिर उसके बाद अगर वो राष्ट्रपति से किसी तरीके की कोई वो करे, तो उस टाइम पर तो जैसे वो अगर क्या करते हैं, वो जो जिनको सज़ा सुनाई गई है, अगर वो राष्ट्रपति को किसी तरीके का प्रार्थना पत्र लिखते हैं, या राष्ट्रपति को कुछ बोलते हैं कि भाई इस तरीके, मतलब वो सिंपली प्रार्थना पत्र ही होता है, पत्र वगैरह लिखकर राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। तो उन पत्रों पर राष्ट्रपति विचार करके इस तरीके की ये चीज़ें करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है समाधान, क्षमा करना। क्षमा क्या होता है, पार्डन मतलब होता है कि भाई मतलब कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध करा है,
ठीक है, कोई क्राइम कर दिया हो तो उसके बेसिस पर जो कोर्ट्स है, कोर्ट ने क्या कर दिया, उसे मृत्यु दंड दे दिया। हाँ, मृत्यु दंड दे दिया कि भाई इन्हें फांसी की सजा है या कोई और है, तो उस तरीके के दंड दे दिए। तो फिर वो क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने क्या करा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा और उसमें बोला कि हमें क्षमा दी जाए, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमा दे सकता है। उसने जो गुनाह करे हैं वो उन गुनाहों को क्षमा कर सकता है। उसे जो सजा दी है वो पूरी सजा भी खत्म हो जाएगी उसकी। वो होता है क्षमादान। लघुकरण होता है कि भाई थोड़ा कम कर देना, जैसा कि लघु मतलब होता है कम। लघुकरण कम करना, अगर मतलब साज वही है, मृत्युदंड दिया हुआ है, एक तो हो गया कि पूरी तरीके से खत्म ही हो गया, पूरी तरीके से उसका क्षमा कर दिया। दूसरा क्या कर सकता है, पूरी तरीके से क्षमा ना करके वो लघुकरण कर सकता है। लघुकरण होता है, तो लघुकरण का मतलब होता है कि भाई अगर ये बोल दी जाए कि भाई उसे मृत्यु दंड ना देकर पूरी उम्र कैद की सजा कर दी जाए, तो कम हो गया ना, थोड़ा सा कम कर दिया, ओके, तो ये कम हो गया ना, तो सेकंड पॉइंट लघुकरण हो गया। तो मृत्यु दंड से उसे उम्र कैद हो गया, तो मृत्यु नहीं मिली, तो थोड़ा कम हो गया ना, लघु कम हो गया। अब है परिहार होता है रेमिशन। ये क्या होता है, ये भी अभी देखते हैं। एक बार चलो इसको पढ़ के बता देते। इसके अंतर्गत दंडादेश की प्रकृति को बदले बिना उसे कम किया जा सकता है। कारावास को ही कम समय का कारावास किया जा सकता है। देखो, परिहार मतलब होता है कि भाई सेम दंड। देखो अभी हमने इनमें क्या करा, क्षमा में करा कि भाई पूरी तरीके से उसे क्षमा कर दिया, उसका जो दंड था वो पूरी तरीके से खत्म, तो भाई वो छूट गया और बस जा सकता है। लघुकरण में क्या करा कि भाई मृत्यु दंड था, दूसरी सजा थी, उसको क्या कर दिया, दूसरी कम सजा बदल दी, कम सजा में बना दिया, मृत्यु को उम्र कैद में कर दिया। परिहार बोलता है, रेमिशन क्या बोलता है, रेमिशन बोलता है कि भाई अगर आपको उम्र कैद की सजा दी हुई है, उम्र कैद की सजा को ही थोड़ी सी कम कर देना। अगर मान लो 10 साल की सजा है तो 10 को 5 साल में कन्वर्ट कर देना, सजा सेम है। इसमें क्या था, मृत्यु वाले में क्या था, ये जो सेकंड वाला था ना लघुकरण में मृत्यु दंड था, तो मृत्यु दंड को उसने उम्र कैद में चेंज कर दिया, तो सजा ही चेंज हो गई ना थोड़ी सी, मृत्यु को उम्र कैद में चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे वही सजा सेम ही रहेगी, जैसे अगर मृत्यु दंड भी दिया हुआ है, कैसे, अगर किसी को मृत्यु दंड ही दिया हुआ है कि भाई मान लिया कि भाई कोई डेट फिक्स करी और इसको भाई इस टाइम पर तुम्हें सजा देनी है, मृत्यु दंड देना है, तो उसकी क्या मृत्यु दंड ही दे, लेकिन 1-2 साल बाद का टाइम दे दे, 5-6 साल बाद मृत्यु दंड दे, तो वो चीज़ देखो सजा सेम ही रही, लेकिन टाइमिंग का वो हो गया या उसे कम कर दिया, तो ये हो गया परिहार। ओके, विराम होता है डिस्पाइट। विराम होता है कि कुछ समय के लिए उसे कम कर देना, डिस्पाइट। देखो विराम का इसके अंतर्गत किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए मतलब कोई अगर इमरजेंसी हो गई या कोई इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पे सजा देना या कुछ वो करना मतलब सही नहीं होगा, तो उस टाइम पर ये वाला विराम वाली चीज़ हो जाती है, देखते हुए कि दंड की किसी कार्यवाही को समाप्त करना अथवा कम कड़े दंड का आदेश देना। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है कि भाई कोई अपराधी है, मतलब कोई क्रिमिनल है, बट वो लेडी है, लेडी भी कैसी है, प्रेग्नेंट लेडी है, हाँ प्रेग्नेंट है, तो उस भाई प्रेग्नेंट लेडी को अगर सजा दी जाए, खैर अगर गुनाह करा है तो सजा तो भाई उसे मिलेगी, लेकिन उस टाइम पर उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि भाई सजा दी जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर सजा ना दी जाए, समझ रहे हो, भले ही उसका गुनाह कैसा भी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा कठोर ना दी जाए कि भाई उसकी प्रेगनेंसी पर या उस तरीके से कोई भी सिचुएशन, कोई गलत कंडीशन उत्पन्न हो, समझ गए। तो वो होता है विराम, कि भाई विराम लगा देना, तो कुछ समय के लिए उसे आप बिल्कुल आसान सी सजा दे देना, तो वो विराम हो गया। ओके, अब 5th वन है प्रतिलंबन, डिप्राइव। प्रतिलंबन का अर्थ होता है किसी परिस्थिति के कारण अपराधी को दिए गए दंड को पालन करने से
पालन करने से रोकना। यह केवल दंड के पालन करने में विलंब करने के लिए किया जाता है। देखो ये प्रतिलंबन भी थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, परिहार की तरह हो गया। परिहार में क्या था, सॉरी परिहार की तरह नहीं, ये लघुकरण की तरह हो गया। अब नहीं, अभी एक एग्जाम्पल नहीं लिया था मैंने, अभी एग्जाम्पल से क्या एक चीज़ बोली थी, ये विराम वाले में स्टार्टिंग में एक वो बोला था, अभी कुछ समय के लिए विराम लगा देना। ये प्रतिलंबन भी वही है कि भाई प्रतिलंबन का थोड़ा थोड़ा मीनिंग वही हुआ कि भाई कोई भी सजा है भाई उसमें मान लो आज सजा मिलने वाली है तो क्या कर देना कि भाई ये जो सजा आज फैसला होने वाला है तो ये फैसला कब करा जाए, 5-6 साल बाद करा जाए। हाँ तो वो क्या हो गया, वो प्रतिलंबन हो गया, कुछ समय के लिए उसे टाल दिया गया, तो वो प्रतिलंबन कहलाता है। ओके, आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। और बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा, और आप अगर पढ़ोगे भी तो ईजिली हो जाएंगे। तो ये हमारी न्यायिक शक्तियाँ हो गई, न्यायिक शक्तियाँ। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय क्या होते हैं, हाई कोर्ट्स एंड जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, उनके जो जो वे होते हैं, जजेस होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये एक जुडिशियल पावर भी हो गई। ओके, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि जी संविधान का जो आर्टिकल 143 है के अधीन किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न के बारे में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। मतलब देखो कोई भी फैसला हो रहा है, कोई भी फैसला मतलब कोई इंपॉर्टेंट फैसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये मतलब ये है, हाई कोर्ट्स एंड जो भी है गवर्नमेंट बॉडी के अंदर अगर कोई भी कोर्ट आ रहा है, अगर उसमें कोई फैसला चल रहा है तो राष्ट्रपति को राइट है कि भाई वो उनसे इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। ओके, थर्ड, वित्तीय संकट के समय वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ सेवाओं के कर्मचारियों की जो वेतन है उसमें कटौती कर सकता है। मीन्स इमरजेंसी का टाइम आ गया, जैसे पैसे की कमी हो गई देश में, तो उस समय पर क्या राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो बड़े बड़े जो जज हो गए जिनको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है, या ये जो सरकारी नौकरी में जो लोग होते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे, उनके पैसों में थोड़ी बहुत कटौती वो कर सकता है। पैसे में मतलब जो फालतू का जो पैसा, फालतू में तो नहीं होता बट जो ऐसे जो एक्स्ट्रा खर्च होता है ना, उसे थोड़ा सा उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर देता है। ओके, तो यही बोल रख, तो ये भी एक वही हो गया ना, एक न्यायिक हो गया, न्याय टाइप में हो गया ना, न्यायालय की जजों का कटौती कर रहा है। ओके, फोर्थ वन क्या है, संविधान के 42 जो अमेंडमेंट था उसके अंतर्गत क्या था, यह व्यवस्था की गई कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को चुनावों में भ्रष्टाचारी साधन अपनाने के कारण दोषी पाया गया हो तथा संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का चुनाव लड़ने के लिए अथवा सदस्य रहने के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रश्न हो तो ऐसा प्रश्न निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति है वो चुनाव में भाग ले रहा है लेकिन वो क्रिमिनल है, उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसने पहले वो गुंडा था हाँ, पहले उसने कुछ गलत काम किया और उसके खिलाफ रिपोर्ट्स भी लिखी हुई हैं पुलिस थाने में, तो ऐसा मामला आता है। और भ्रष्टाचारी वाली भी जो चीज़ें होती हैं कि भाई ये भ्रष्टाचारी था ये वो, तो इस तरीके के भाई इसको चुनाव में खड़ा होने दिया जाए या ना खड़ा होने दिया जाए, इसे नेता बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इस तरीके के प्रश्न उठते हैं। तो ये प्रश्न पर जो फैसला लेने का अधिकार है वो भी राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति ही इसको डिसाइड कर सकता है कि भाई इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब इसे किस तरीके क्या अलाउ करना चाहिए क्या नहीं अलाउ करना चाहिए। ओके, लास्ट में देखो अभी यहाँ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अभी ये हमारी कौन सी पावर्स थी, ये हमारी 1 मिनट अभी बताती हूँ, ये हमारी सिंपल पावर्स थी, किसकी, राष्ट्रपति की। अभी तक जो हमने पढ़ी ना, जुडिशियल हो गया, लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई, ये फाइनेंस पावर हो गई, ये सारी की सारी हो गई, ये ऐसी नॉर्मल पावर्स होती हैं। अब जो हमारी अब जो पावर स्टार्ट होती है जैसे इमरजेंसी पावर, कि भाई इमरजेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पर किस तरीके की राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं वो होंगी। देखो मेनली इमरजेंसी पावर्स में संकटकालीन शक्तियाँ 3 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं,
3 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे ना। देखो, एक तो नॉर्मल होता है, एक देखो जब हमारे देश में ही कुछ वो हो जाता है, एक आंतरिक इमरजेंसी होती है। आंतरिक इमरजेंसी बोला जाता है कि भाई जब देश में ही गृह युद्ध होने लग जाए। गृह युद्ध होता है कि भाई आपस में ही अंदर, देश के अंदर ही इस तरीके की खराब स्थितियां बैठ जाएं कि भाई जो देश को खतरा उत्पन्न करने लग जाए। आपस में ही लोग बहुत बुरी तरीके वाले लड़ाई वड़ाई हो गए, या कुछ दंगे फसाद वाली चीज़ें बहुत बुरी वाली हो गई, तो वो एक आंतरिक चीज़ हो गई, आंतरिक इमरजेंसी आ गई। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स होती हैं, तो वो इमरजेंसी लगा देता है। दूसरी होती है कि भाई बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया, हाँ, बाहरी देश ने किसी ने आक्रमण करा देश पर, और देश के जो सैनिक हैं वो लड़ाई वड़ाई में लगे पड़े, तो ये बाहरी एक संकट हो गया। तो उस टाइम पर एक संकटकालीन शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास, सेकेंड हो गई। और थर्ड वन होती हैं फाइनेंशियल पावर्स। देखो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे ना, देखो युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह से उत्पन्न संकट का, ये वही वाला कि भाई दूसरे देशों के साथ अगर वो हो रहा है, दूसरे देशों के साथ अगर युद्ध वुद्ध हो रहा है, तो वो आर्टिकल ये थोड़ा सा आप याद भी रखना। जब दूसरे देशों के साथ कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, हाँ, दूसरे देशों के साथ लड़ाई हो रही है, तो उससे जो स्थिति, संकट काल की जो स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो आर्टिकल 352 352 आर्टिकल 352 मतलब अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है बाहरी। ओके, जब आंतरिक अंदर का वही जो अभी बताया नहीं था, आंतरिक ग्रह हो जाए, आंतरिक संकट हो जाए, आपसी लड़ाई वड़ाई, ये सब चीज़ें होने लग जाए, तो उसकी मेंशंस के भाई उस टाइम पर भी राष्ट्रपति संकट काल की स्थिति लागू करता है। तो वो आर्टिकल 356 356 352 356। और अगर वित्तीय संकट मतलब पैसे की कमी हो जाए बहुत ज़्यादा देश में, तो उस टाइम पर वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो वो आर्टिकल 360 में दी हुई है। 352 356 और 360 ये 3 आर्टिकल्स हैं, और तीनों को रिलेट भी करके रखना। 52 बाहर, अगर बाहरी देश ने किसी ने आक्रमण करा, उस टाइम पर इमरजेंसी की स्थिति राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है, तो वो आर्टिकल 352। ओके, अगर सेकंड वन की बात करें कि भाई आंतरिक गृह क्लेश हो गया, गृह क्लेश मतलब देश के अंदर ही इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होने लगे कि जो देश के लिए खतरा उत्पन्न करने लग जाए, देश को बांटने बूटने लग जाए, हाँ, लड़ाइयाँ बहुत दंगे फसाद हो जाए, तो वो आर्टिकल 356 में दी हुई है। और अगर वित्तीय संकट लगता है, तो वो 360 में दी हुई है, आर्टिकल 360 मीन्स अनुच्छेद 360। ओके, अब अभी इनको ही थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ, और कुछ है अभी, तो हम मेन वही देखेंगे। फर्स्ट क्या है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट काल। तो यहाँ पे वही सब चीज़ दी हुई है जो अभी अभी हमने थोड़ा सा देखा ना, वही इसमें बस 1-2 वर्डिंग है जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी, और ठीक है। सबसे यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो वही सब है। अब आर्टिकल 44 क्या बोलता है, संविधान के आर्टिकल 44 संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा तब करेगा, हाँ, तब करेगा जब क्या होगा, जब मंत्रिमंडल संकटकालीन घोषणा की लिखित रूप से सलाह दे। देखो एक लाइन इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर तो आप मीनिंग ही बताओगे कि भाई ये होता क्या है। अभी जो मैंने बोला आप वो भी लिखोगे तो वो भी एकदम आराम से चलेगा, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखना वही होता है ना। अपनी लैंग्वेज में क्या, जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आप वैसे का वैसा भी लिखोगे तो वो भी एकदम सफिशिएंट और अच्छा भी होगा। और अब ये एक लाइन मीन कि वो कब लागू कर सकता है ये वाली इमरजेंसी, संकटकालीन इमरजेंसी जो 352 के अंदर दी हुई है, उस तरीके की जो संकटकालीन स्थिति है वो कब लागू करेगा, जब जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल क्या, जिस पार्टी की सरकार है, जो लोग सरकार चला रहे हैं, मतलब मंत्री, एक तो प्रधानमंत्री होगी, प्रधानमंत्री के और भी जो मंत्री हैं, वो अगर लिखित रूप में लिख कर दे दे कि भाई ये दूसरे देश के साथ, इस देश के साथ ये लड़ाई हो रही है, इस तरीके से हो रही है, यहाँ पर हो रही है, तो इमरजेंसी लागू करनी है, तो वो लिख कर दे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा, सोचे समझेगा, अपनी शक्तियों के अनुसार वो
इस आर्टिकल का यूज़ करते हुए वो इमरजेंसी लागू कर देता है। ओके, पहला मेन पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, 1 महीने के अंदर संसद से विशेष बहुमत द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। और ये जो होता है ये संसद में भी पेश करना। राष्ट्रपति की राष्ट्रीय संकट की घोषणा 1 महीने तक लागू रह सकती है। अच्छा, राष्ट्रीय संकट अगर वो पूरे देश वाली है, भाई बाहर दूसरे देश के साथ कोई लड़ाई हो रही है, पहले तो वो इन्फॉर्मेशन उन्हें लिख कर देनी पड़ेगी। जो मंत्रिमंडल है वो लिखकर लिखित रूप में राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति क्या करेगा, वो क्या कर देगा, इमरजेंसी लागू कर देगा देश में। ठीक है, कर सकता है अपने अनुसार, उसके अनुसार, ठीक है, और उसको लगे तो लागू कर सकता है, लागू कर दी। तो उसने जो लागू करा, जो इमरजेंसी लागू करी, वो सिर्फ कितने, ओनली 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ के लिए ही वो क्या होगी, लागू रह सकती है। फिर उसके बाद क्या, अगर और भी आगे बढ़ाना है, अभी 1 महीने में भी अगर स्थिति ठीक ठाक नहीं हुई, तो उसके लिए फिर आगे अगर बढ़ाना है तो फिर उसे संसद में पास करते हैं। संसद में कोई इससे से रिलेटेड बिल पास करते हैं, बिल मतलब इससे ये प्रस्ताव पास करा जाता है। अगर उसमें 2/3 मेंबर, टोटल मेंबर्स में से 2/3 मेंबर्स अगर वोटिंग दे देते हैं तो फिर वो बढ़ा दी जाती है। फिर उसको बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाया भी क्या जा सकता है, मतलब कितने टाइम के लिए, लेकिन स्वीकृति मिलने पर भी ऐसी घोषणा 6 महीने तक लागू रहती है। अगर उसे परमिशन मिल भी गई कि ठीक है भाई, आप आगे भी 1 महीने से ज़्यादा भी लागू कर सकते हैं, तो वो भी मैक्सिमम 6 महीने तक ही लागू रह सकती है। फिर उसके बाद और अगर बढ़ाना है तो फिर दोबारा से परमिशन लेनी होगी, दोबारा से पेश करना होगा प्रस्ताव, फिर वो इसी तरीके से चलता रहता है। ओके, अभी ये हो गया यहाँ से। और यहाँ पे 14 दिन का क्या दे रखा है, देखो ये 14 का कुछ नहीं दे रखा है। 14 में दे रखा है कि भाई अभी पीछे देखा ना आपने, 44 देख रहे थे, तो 44 के अमेंडमेंट में ये कि भाई अगर इमरजेंसी लागू स्टॉप करनी है तो उसके लिए क्या, भाई जो संसद है, संसद में बात करी जाती है और उसको समाप्त कर दिया जाता है। और अगर समाप्त करना भी है तो ये 14 दिन के अंदर अंदर ही लोगों को मीटिंग बुलाई जाएगी सारे सदस्यों की, और उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब घोषणा के प्रभाव मतलब क्या, उसने इमरजेंसी लागू कर दी। आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी कि भाई बाहर से अगर आक्रमण हो रहा है किसी दूसरे देश से और हमारे देश का आपस में हो रहा है, तो राष्ट्र लग गई, इमरजेंसी लागू कर दी। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब लागू तो हो गई, तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो हमारे देश का शासन राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, वह राष्ट्रपति सरकारों को आदेश दे सकता है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करें। क्या कर सकता है, मतलब सारी शक्तियाँ किसके हाथ में चलेगी, राष्ट्रपति के हाथ में। और राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यों को ये मतलब राज्यों को आदेश देता है कि वो किस तरीके से अपनी जो कार्यकाली पर शक्तियाँ हैं, काम करने की जो शक्तियाँ हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट करें, वो ऑर्डर दे सकता है राष्ट्रपति। संसद को समस्त देश अथवा जिस भाग में संकट काल की घोषणा की गई है के लिए राज्य सूची में दिए गए, मतलब देखो सेकंड प्रभाव क्या होता है कि भाई अगर इमरजेंसी लागू है पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में इमरजेंसी लागू की गई है, तो मान लो किसी स्टेट में लागू कर दी इमरजेंसी, तो क्या होगा कि भाई जो राष्ट्रपति ये भी घोषणा कर सकता है, ये घोषणा करता भी है कि जो ये राज्य है, ये पर्टिकुलर जो राज्य है, इसके राज्य सरकार की जो शक्तियाँ है ना, सूचियाँ है ना, 3 तरीके की सूचियाँ, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची की जो पावर्स है वो सारी की सारी केंद्र के पास चली जाएंगी, केंद्र भी उन पर कानून बना सकती है। थर्ड वन क्या बोलते हैं, आर्टिकल 19 के अंतर्गत नागरिकों को दी गई स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी। स्वतंत्रताएं मतलब कहीं भी घूमने फिरने की, इकट्ठा होने की, ये करने की, वो हाँ बहुत सारे दी। अगर आपने वो वाला फंडामेंटल राइट्स वाला अगर वीडियो ना देखा हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। फंडामेंटल वाला जब हमने कवर किया था तो उसमें डिटेल में हमने चीज़ें पढ़ी थी कि विच काइंड ऑफ लिबर्टी वी हैव बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें डिटेल में है, तो आप देखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहते हैं, अपने राइट्स को जानना चाहते हैं, देखो राइट्स वाले ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमसे रिलेटेड है डायरेक्ट।
हमें पता होना चाहिए ना हमारे विच काइंड ऑफ राइट्स वी हैव और हाउ टू ऑपरेट दैम। तो वही है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हाउ वी प्रोटेक्ट दैम, कैसे बचाएंगे उन्हें। तो वो सब, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलो ठीक है, 19 तो वही जो 19 के अंतर्गत जो जो स्वतंत्रताएं दी गई है ना वो भी बंद हो जाती है। तो एक इफेक्ट ये हो गया। फर्स्ट इफेक्ट वही राष्ट्रपति के हाथों में पावर चली गई। सेकंड, जो राज्य की शक्तियाँ हैं वो राज्य सूची की जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्र उसके केंद्र के पास चली गई। थर्ड वन, आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो समाप्त हो जाती हैं। 44 अमेंडमेंट द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सरकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए नागरिकों के न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकती। मीन्स देखो आर्टिकल जो 21 है ना उसमें एक बात बोली गई है कि जो जीवन जीने का अधिकार, समझ रहे हो, जीवन का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 21 में। संविधान के, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है उसमें दिया हुआ जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, तो उसका अधिकार। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर भले ही इमरजेंसी, दुनिया भर की इमरजेंसी, कैसे भी इमरजेंसी लागू कर रखे, लेकिन जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सबको जीने का अधिकार तो है ना, भले ही वो किस तरह कैसी भी स्थिति में जी रहा हो, लेकिन जीवन नहीं छीना जा सकता। तो यहाँ पे वही बोला है कि भाई नहीं छीना जा सकता, स्थिति उसको बचाना पड़ेगा। ओके। और फिफ्थ वाला, संकट के समय संसद को कानून पास करके अपनी अवधि को 1 साल तक बढ़ाने का अधिकार दिया हुआ है कि भाई, और यह अवधि संकटकालीन घोषणा समाप्त होने के 6 महीने से अधिक बढ़ाई जा सकती है। अपनी अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा सकता है और अधिकार मिल जाता है। फिर क्या है, परंतु यह अवधि संकटकालीन घोषणा समाप्त होने के 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। मतलब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं, जैसे संसद होते हैं हमारी, जो सरकार होती है, सरकार कितने साल होते हैं, 5 साल की होती है ना। अगर 5वें साल में ही मान लो इमरजेंसी लागू हो गई तो जो सरकार है, सरकार हैव द राइट टू क्या इंक्रीज इट्स टाइम पीरियड, कि भाई इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल के लिए स्थगित कर दिया, मतलब 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। भाई 1 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे बोला हुआ है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी 6th वन क्या होता है, और ये 6 महीने के अंदर फिर इसको, जैसे अब समाप्त हो गई इमरजेंसी तो फिर इसको भी ये जो अवधि वाला है वो समाप्त कर दिया जाता है। 6 वन क्या बोलता है, राष्ट्रपति को संघ या राज्यों के बीच राजस्व के विभाजन में परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है। राजस्व क्या मतलब, जो टैक्सेस होते हैं ना, टैक्स डिवीज़न होता है, राज्य जो टैक्स होते हैं, टैक्स तो आप जानते होंगे ना, ऋण जो होता है, जो टैक्स पे होता है, जैसे या तो कोई भी प्रोडक्ट है उसके जरिए टैक्स इकट्ठा करा जाता है, या जो सड़कें होती हैं, जो टोल टैक्स वगैरह होते हैं उसके जरिए जो टैक्स वैक्स, GST हो गई, ये टैक्स जो इकट्ठे करे जाते हैं, इनका जो विभाजन है, इनका जो डिवीज़न है वो राष्ट्रपति करते हैं राज्य और केंद्र में। तो उस चीज़ को भी अच्छे से कि भाई किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, उस टाइम पर वो फैसला भी राष्ट्रपति करते हैं। ओके, 6th वाला यही कहता है। अब आप पढ़ोगे भी तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मीन अगर सुनना ही, अगर मीन जानना है तो वो तो क्लियर ही हो गया होगा, आई होप। अगर ना क्लियर हुआ हो तो आप दोबारा देखना इसको, दोबारा देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, हाँ, अभी सेकंड पॉइंट देखो। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट में हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने फर्स्ट में, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। हम इमरजेंसी पावर्स के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट इमरजेंसी पावर पढ़ी थी जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत दी हुई है, और वो भी कब ये आर्टिकल कब लागू होता है, कब राष्ट्रपति इस आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लागू करते हैं, जब बाहरी आक्रमण हो रहा हो, मतलब किसी दूसरे देश के साथ अगर कोई वो चल रहा है, लड़ाई वड़ाई हो रही है, अशांति हुई पड़ी है, तो उस स्थिति में वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत इमरजेंसी लागू करते हैं। अब सेकंड वाली जो इमरजेंसी पावर है वो है जब आंतरिक कलेश होने लग जाए, हाँ, जो गृह कलेश होते हैं, मतलब घर में ही, गृह कलेश का मतलब यहाँ पे कि भाई जो देश है, देश के अंदर ही झगड़ा होने लग जाए, मारपीट, दंगे फसाद, दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं गलत होती हैं, जो नहीं करना चाहिए लोगों को, अपने ही घर में बताओ।
वही है, देखो शुरुआत अगर हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो उसको हम घर से ही समझ सकते हैं। घर से कैसे समझ सकते हैं? घर में भी तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं ना, आप लोग अगर देखते होंगे आपस में ही। बताओ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चलो एक वो होता है, एक मजाक वाली लड़ाई होती है, एक नॉर्मली ऐसी नोक झोंक वाली होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन छोटी छोटी पैसों के लिए बताओ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, प्रॉपर्टी के लिए। पता नहीं क्या, सबसे ज़्यादा तो आप अगर देखते भी होंगे, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व भी करोगे तो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ किस पे होती हैं? प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी पता नहीं कहाँ लेकर जाना है, सब कुछ छोड़ के तो टपक जाना है। लेकिन फिर भी क्या, नहीं हमें तो 1 इंच भी कम नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, है फालतू की चीज़। चलो ठीक है। क्या कर रहे थे? चलो ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो वही तो गृह क्लेश का ही बता रही थी ना, तो गृह क्लेश तो इस तरीके से हो जाते हैं, घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और बाहर कैसे होती है? जैसे एक परिवार है, परिवार में तो सोच के लिए भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि भाई हमारी सोच नहीं मिलती, ये वो सोच नहीं मिलती। मतलब वो एक सोचता है कि भाई ऐसे काम होना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं ऐसे होना चाहिए, फिर आपस में लड़ गए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ गए। हाँ, ये चीज़ हो गई। और अगर हम घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें दूसरे पड़ोसी के साथ किसके लिए जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी से लड़ाइयाँ होती हैं उनके साथ किस तरीके की होती है? अगर आप चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फालतू की बातें हो जाएंगी। फालतू नहीं है, देखो फालतू नहीं, अगर समझो तो इम्पोर्टेंट बात है, तो इससे रिलेट होगा ना। जैसे तो आपस में छोटी मोटी सफाई अफाई को लेकर हो गई, या कोई आपसी ऐसे झगड़े हो गए। अगर हम देश की बात करें, देश में किस तरीके के झगड़े होते हैं आपस में? धर्म के नाम पर दंगे फसाद हो जाते हैं, जाति के नाम पर हो जाते हैं। हाँ, ऊंची जाति या नीची जाति, और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मेजॉरिटी और जो माइनॉरिटीज़ होते हैं कि भाई उनमें दंगे फसाद हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का जो धार्मिक हो गया ना, ऐसे दूसरे धर्म के सिख में सिख भी शामिल हो गए। तो ऐसे दुनिया भर, मतलब ये जो अलग अलग धर्म और में इनके नाम पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ये जब बहुत ज़्यादा वो होने लग जाए ना, तो वो हो जाता है क्या, यही कहलाता है आंतरिक संकट काल। तो उस स्थिति में आंतरिक संकट काल लगा देते हैं कि भाई ताकि जो थोड़ी शांति की जा सके। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अगर कुछ वर्डिंग अगर आपको गलत लगे तो आप इग्नोर करना, बस देखो मैंने समझाने के लिए बोला है, तो आप उसको समझने की कोशिश करना, ये नहीं कि आप नहीं ये कैसे बोल दिए। तो चलो ठीक है, अगर आपको अगर कुछ इम्प्रॉपर लग भी रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल इम्प्रूव, आई एम अ सेल्फ इम्प्रूवर। चलो ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट, सेकंड मतलब सेकंड इमरजेंसी कौन सी आर्टिकल में दी हुई है, याद करो, 5356। कौन से आर्टिकल? 356 में, और वो भी जब आंतरिक कलेश होते हैं। तो ये यहाँ पे वही दिए हुए हैं। देखो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस होगा, और पावर्स का 1-2 पावर्स का होगा, और बाकी सेम ही होगा ना। देखो यहाँ पे क्या,